वेलकम टू देव केएस एकेडमी। दिस इज कुमार कृष्णा। मैं आपको यहाँ पे लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे जीएस कंप्लीट कर रहा हूं, जिसमें अब हमारा जो सेक्शन चलेगा वो चलेगा इतिहास का सेक्शन। ठीक है, इससे पहले और भी आपकी यहाँ पे यूनिट आपकी चलाई जा रही है, जिसमें आपने उत्तराखंड, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और उसी के साथ आप जीएस के भी यहाँ पे सेगमेंट आपके यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे इतिहास का सेक्शन में अभी यहाँ पे कवर कराऊंगा। इतिहास के सेक्शन की बात करता हूं तो पहली बात मैं आपको एक बात ये समझाता हूं कि लेक्चरर जो स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है उसमें बहुत डेप्थ में आपसे जीएस नहीं पूछ जाती है, इसीलिए इसको हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करेंगे। मतलब पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं और आने वाली जो संभावना है उसके लिए यहां पे उसी दृष्टिकोण से इस पूरे सेगमेंट को कवर किया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आज के लेक्चर में मैं क्या पढ़ने वाला हूं? आज के लेक्चर में मैं इतिहास आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन में आपको बताने वाला हूं कि इस पूरे इतिहास को हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, मतलब हमें देखिए, हमें बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। डेप्थ में नहीं जाना है, छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। ठीक है, क्या एक हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से हम करेंगे, उसी को मैं आपको बता करके चलता हूं। ठीक है, ध्यान रखना, जब इतिहास की बात आती है तो यह कहानी शुरू होती है प्राचीन भारतीय इतिहास से। ठीक है, इतिहास के 3 सेगमेंट होते हैं। एक प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आता है हमारा आधुनिक काल। ठीक है, हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए हम प्राचीन काल में जिस भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं उसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास बोलते हैं। मध्यकाल में जिस भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं उसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास बोलते हैं, और आधुनिक काल में जिस इतिहास को पढ़ते हैं उसे हम आधुनिक भारतीय इतिहास कहते हैं। जब भारतीय इतिहास की बात होती है या किसी इतिहास की बात होती है, ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है कहां से? प्राचीन काल से। और प्राचीन काल की जब बात आती है तो ये कहानी शुरू होती है पाषाण काल से। पाषाण काल से कहानी शुरू होती है। ठीक है, पाषाण काल में क्या था, ध्यान रखना। ठीक है, सब एक ऐसा युग, एक ऐसा टाइम पीरियड जब इंसान पत्थरों के साथ में ही रहता था, पत्थरों के साथ में जीता था, पत्थरों को अपने औजार के रूप में प्रयोग करता था। सारे काम भैया पत्थरों के साथ में ही होते थे। ऐसे युग को पाषाण काल कहा जाता था। ठीक है, चलिए पाषाण काल की बात करता हूं तो टाइम पीरियड के अनुसार पाषाण काल को 3 सेगमेंटों में फिर से बांट दिया गया। ठीक है, पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वो काल था जब मनुष्य पूरी तरह से पत्थरों में ही डिपेंड था। मतलब देखिए, पत्थर पर डिपेंड का मतलब इसका मतलब नहीं पत्थर खा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्या है, मुख्य रूप से डिवीजन जो है वो रहने के आधार पर किया गया। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वो पाषाण यानी पत्थरों के घरों में रहा करता था, यानी कि इसे हम बोलते हैं शैलाकृत आवास। ठीक है, या शैली आवास, मतलब पत्थरों के आवास में रहा करता है। ठीक है, चलिए मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो इंसान थोड़ा सा विकसित हुआ और नदी के किनारे इंसान रहने लग गया। ठीक है, हालांकि देखो युग कौन सा है? पाषाण काल ही है। सारे काम पत्थर से ही हो रहे हैं, औजार मतलब पत्थर से ही बन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे काम पत्थर से हो रहे हैं, लेकिन रह कहां रहा है, आप थोड़ा सा नदी तटों पे रहने लग गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नव पाषाण काल जब आया तब यहाँ पे थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत मात्रा में नदी किनारों पे ही इन्होंने छोटे मोटे कच्चे मकान जैसे ऐसे कुछ बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, ठीक है, और अधिकतर काम अब भी ये पत्थरों के साथ में कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इसी नव पाषाण काल में जब ये वाला टाइम पीरियड हुआ, इसी टाइम पे तांबे की भी खोज हुई। इसी टाइम पे तांबे की भी खोज हुई, जो यहां तक औजार ये पत्थरों के ही बनाए करते थे, लेकिन अब ये तांबे के भी औजार बनाने लगे, तांबे के साथ में भी अपने क्रियाकलाप करने लगे। इसलिए इस नव पाषाण को ही ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, या फिर नव पाषाण काल की जस्ट बात का जो पीरियड है उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। क्लियर हो? ठीक है, अब मेरी बात जरा समझना। जो पाषाण काल के बाद जो सभ्यता विकसित हुई भारत में, अब मैं भारतीय इतिहास में आता हूं। भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो पाषाण काल के बाद सबसे पहले जो सभ्यता ने यहां पे जन्म लिया, वो सभ्यता ने जन्म लिया सिंधु नदी के तट के किनारे। ये सिंधु नदी है, ठीक है, मानसरोवर से निकलती है, जम्मू कश्मीर होते हुए इधर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, इस सिंधु नदी के तट पे सबसे पहले जिस सभ्यता ने विकास किया उसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर अब देखिए, यहां पर लग गया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिविलाइजेशन यानी सिविलाइज्ड सभ्यता आ गई है, मतलब
कुछ चीजों का इन्हें ज्ञान है कि कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है, किस तरह से रहा जाता है, ये सब चीजें इन्हें आ चुकी हैं। इसीलिए क्या है, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता ये है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहां विकसित हुई, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, इसी सभ्यता में थोड़ा सा और विकास हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जब हम बढ़े तो भैया आया कौन सा काल, वैदिक काल। कौन सा काल है, वैदिक काल है। वैदिक काल वो काल हुआ जिसमें लोग कबीलाई रूप में रह रहे हैं, कबीलों के रूप में रहते हैं, मतलब छोटे छोटे समूह में रह रहे हैं, ठीक है। कबीलाई रूप में यहां पे रह रही है। और इस काल में जो प्रमुख रूप से लोग क्या कर रहे हैं, पूजा अर्चना और कर्मकांड, पूजा अर्चना और कर्मकांड पे लोग बल दे रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, इसी दौरान, इसी जो ये वैदिक काल चला, इसी दौरान पूजा अर्चना कर्मकांड की बात हो रही है, तो भैया दो हीरो अपने सामने आए, दो हीरो सामने आए। उन दो हीरो में से एक हीरो हुआ गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, और दूसरा हुआ महावीर स्वामी। इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें पूजा, पत्थर में अगर भगवान ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्या करना है, पत्थर में भगवान नहीं मिलेगा, इंसान में भगवान मिलेगा, ठीक है। पत्थर में ढूंढने से भगवान नहीं मिलेगा। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला गौतम बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने, ठीक है। और इन्होंने एक नया धर्म चलाया, इस वैदिक धर्म को छोड़ करके एक नया धर्म चलाया जो कहलाया बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने जो धर्म चलाया वो कहलाया बौद्ध धर्म, और गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हुए वो कहलाए बौद्धिस्ट। इसी के पैरेलल में महावीर स्वामी ने एक धर्म चलाया। इनका कहना भी यही है कि भाई पूजा अर्चना कर्मकांड कुछ नहीं है, पत्थर में भगवान ढूंढे भगवान नहीं मिलेगा। मध्यम मार्ग की ये बात कर रहे हैं, बीच का रास्ता बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे महावीर स्वामी ने एक पैरेलल में धर्म चलाया जिसे बोला गया जैन धर्म, और इनके जो अनुयायी हुए वो कहलाए जैनिस्ट। क्लियर हो गया। अब जरा समझना, वैदिक काल के अंदर जो समाज था वो कबीलाई समाज था, छोटे छोटे जनों में ये रहा करते थे, ठीक है, छोटे छोटे जनों में रहा करते थे। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे करके कबीले में कबीला जुड़ा, यानी कि जन में जुड़ा जन और बन गया जनपद। कबीलाई समाज में ही वैदिक काल के अंदर भी दो पार्ट है, अभी ओवर भी समझ रहे हैं, एक उत्तर वैदिक काल हो गया, ठीक है, एक ऋग्वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, ठीक है, दो पार्ट है, अभी ओवर भी समझ रहे हैं। तो वैदिक काल के अंदर समाज जो है जनों विभाजित था, छोटे छोटे, बाद में जन में जन मिले और बना जनपद। थोड़ा सा और टाइम आगे निकला, ये टाइम जो ये वाला टाइम है, ये है 6th सेंचुरी बीसी, जहां पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए हैं। इसे हम बोलते हैं क्या, 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इन सभी को पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा समझना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, जन में जन मिलकर जनपद मिले। अब जनपद में जनपद मिले, ठीक है, जनपद में जनपद मिले और बन गया क्या, महाजनपद। जनपद में जनपद मिले और बन गया महाजनपद। मतलब देखिए, एक जनपद दूसरे जनपद से आसानी से तो मिलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, लड़ाई युद्ध करना पड़ेगा, तभी जाकर के, ठीक है, तभी दूसरों को जीत सकते हैं। तो जनपद में जनपद मिला और महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। कब हुआ, 6th सेंचुरी बीसी के बाद। क्लियर हो गया। महाजनपदों में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है, जिसमें अंग हुआ, बत्सी हुआ, ठीक है, मतलब बहुत सारे यहां पे जनपद हुए। क्लियर हो गया, ठीक है। कहां पे, इधर भारत के उत्तर में बहुत सारे, यानी कि 16 महाजनपदों का जन्म हुआ, जिनमें से एक महाजनपद बहुत आगे निकल गया जिसका नाम हुआ क्या, मगध, ठीक है। बहुत सारे महाजनपदों का, ठीक है, देखिए यहां भी महाजनपद है, ठीक है, काम्बोज हो गया, गांधार हो गए, यहां महाजनपद, ठीक है, तो इधर पे कौशाम्बी वगैरह वगैरह बहुत सारे जनपद यहां पे आए। बहुत सारे महाजनपदों में एक महाजनपद मगध आगे निकल गया, ठीक है। और आगे निकला तो आगे क्यों निकला भैया, क्योंकि मगध में एक से एक राजा हमें देखने को मिले, ठीक है। इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे हमें यहाँ पे राजा हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा समझना, मगध में, ठीक है, मगध यानी कि बिहार वाला एरिया है, मौर्य वंश ने यहां पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है, बहुत अच्छा चला। लेकिन अशोक के बाद जो इनके राजा आए वो थोड़ा सा फिसड्डी राजा रहे, इसलिए बहुत लंबा ये जो मौर्य वंश था वो अशोक के बाद नहीं चल पाया, ठीक है। अशोक के बाद जब मौर्य वंश बहुत अच्छा नहीं चल पाया, तब इसी को ओवरटेक कर लिया गुप्तों ने।
गुप्तों में किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त जैसे राजा हमें यहां पे देखने को मिले, जिन्होंने एक बार फिर से भारत को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया। ठीक है, ध्यान रखना, मौर्यों में भी सत्ता जो सत्ता थी वो कभी सेंट्रलाइज थी, यानी कि एक छत के नीचे। अशोक के टाइम पे पूरा देश एक छत के नीचे था। क्लियर हो गया? वैसे ही गुप्तों ने भी एक बार फिर से, जब मौर्य वंश अशोक के बाद बेकार आ गए, फिर गुप्तों ने कमान संभाली और गुप्तों में ने भी फिर एक बार फिर से पूरे भारत को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया और ये लोग सफल भी हुए। लेकिन इनका जो ये शासक रहा समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त जो 5वां शासक रहा, इसके टाइम पे हो गया हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण, हुण कौन ने भैया? एक बर्बर जाति, ठीक है, एक बर्बर जनजाति थी जिन लोगों ने यहां पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया। हालांकि हुणों के युद्ध में जीता तो स्कंदगुप्त ही, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो गई। ठीक है, जिसके चलते फिर गुप्त भी आगे पनप नहीं पाए। इसके बाद के जो गुप्त लोग आए वो भी फिर बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। ठीक है, और इसके साथ में ही गुप्त वंश का भी आपका यहां पे पतन हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा समझना, जैसे ही गुप्त यहां पे कमजोर हुए, इसी टाइम पे इसका फायदा विदेशी शक्तियों ने उठाया और यहां पे विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए। ठीक है, विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए। ठीक है, तो यहां तक का जो इतिहास है, यानी कहां से लेकर के पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बाद आपका महाजनपदों का उदय, महाजनपदों में आपका, ठीक है, महाजनपद एक जनपद आगे निकला, कौन सा? मौर्य। मौर्य के बाद ओवरटेक किया गया गुप्तों ने। यहां तक का जो इतिहास है, इसे हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर। ठीक है, गुप्तों में जब हुणों ने आक्रमण किया, गुप्त कमजोर हो गए, तो इससे जब इनकी शक्ति कमजोर हो गई है तो बाहरी शक्तियों को बढ़ावा मिला और हो गए विदेशी आक्रमण। जब हम विदेशी आक्रमण एंटर कर जाएंगे, तब हम एंटर कर जाएंगे मध्यकालीन भारत के अंदर। क्लियर था? मध्यकालीन भारत के अंदर विदेशी आक्रमण में यहाँ पे 3 आक्रमण यहाँ पे प्रमुख होंगे। पहला आक्रमण होगा मोहम्मद बिन कासिम का, दूसरा होगा पे मोहम्मद गौरी का, और सॉरी मोहम्मद गजनवी का, और तीसरा आक्रमण होगा पे मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तीसरा आक्रमण पे मोहम्मद गौरी का पे तीसरा आक्रमण होगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी 1206 में मर जाएगा, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों आक्रमण पे, ये इस्लामिक आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण है। ठीक है, विदेशी आक्रमण यहां पर होने शुरू हुए, मैंने आपको बोला। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो जाएगी और इसके साथ में ही भारत के अंदर स्थापित हो जाएगी एक सल्तनत, जिसे हम बोलेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक है, 1206 में मोहम्मद गौरी मरेगा और 1206 में दिल्ली सल्तनत यहां पे जन्म लेगी, जो कहां तक चलेगी? 1526 तक ये शासन करेगी। ठीक है, लगभग 300 साल दिल्ली सल्तनत रहेगी। 300 साल में इस सल्तनत के अंदर 5 वंश राज करेंगे, जिसमें से एक पहला होगा गुलाम वंश, दूसरा होगा खिलजी वंश, तीसरा होगा तुगलक वंश, चौथा होगा सैयद वंश, पांचवा होगा लोधी वंश। लोधी वंश के अंदर 3 लोग आएंगे जो बहुत ही बहादुर और टैलेंटेड होंगे, हालांकि और भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तो ओवरव्यू समझ रहे हैं। ठीक है, लोधी वंश के अंदर 3 लोग होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत बहादुर होंगे। पहला होगा बहलोल लोधी, दूसरा होगा सिकंदर लोधी, तीसरा होगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जब शासन चल रहा होगा 1526 में, ये वाली डेट आ गई ना, ये वाली डेट। ठीक है, 1526 में क्या होगा? ठीक है, एक यहां पे हो जाएगा आक्रमण, एक हो जाएगा युद्ध। 1526 में युद्ध होगा जिसे हम बोलेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाएगा बाबर के हाथों। बाबर इब्राहिम लोधी को मार देगा। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत होगी और इब्राहिम लोधी मारा जाएगा। बाबर जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध जीतेगा, इसके साथ में एक अलग वंश बसा देगा, एक अलग वंश बना देगा, जिसे हम बोल देंगे मुगल वंश, क्योंकि बाबर क्या है? एक मुगल है। ठीक है, तो यही से ही भारत के अंदर दूसरा वंश चलेगा, जिसे हम बोलेंगे क्या? मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश जो चलेगा वो 1506 से चलेगा 1857 तक। ये 1506 से 1857 लगभग 300 साल ये भी राज करेगा। 300 साल इन्होंने राज किया।
ठीक है। इन 300 सालों में एक से एक हमें यहाँ पे धुरंधर देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला नाम आएगा बाबर का, जो इब्राहिम लोदी को हरा करके क्या करेगा, ठीक है, मुगल वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, पहला नाम आएगा बाबर, दूसरा आएगा हुमायूं, तीसरा आएगा अकबर, चौथा आएगा जहांगीर, पांचवा आएगा औरंगजेब। मुगलों में ये जो 5 लोग हैं बहुत टैलेंटेड रहेंगे। औरंगजेब के बाद जो लोग आएंगे वो थोड़ा सा फिसड्डी आएंगे। क्लियर हो गया? इसी दौरान औरंगजेब की जब बात करेंगे तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इसके उत्तराधिकारी ने क्या काम किया। अब जरा समझना, जिस टाइम पे भारत में मुगल स्थापित हो रखे हैं, इसी टाइम पे देखो दिल्ली वाला एरिया था जहां पे मुगल चल रहे हैं, इसी टाइम पे एक और शक्ति जिसने भारत में जन्म लिया वो थी मराठा। और यहाँ पे वो शक्ति मराठा, इसी दौरान मराठाओं का भी उदय हो चला। ठीक है, जिसे हम अलग से यहाँ पे देख करके हम चलते हैं, जिसमें यहाँ पे एक साइड रहेंगे छत्रपति और एक साइड रहेंगे पेशवा। एक साइड रहेंगे छत्रपति जहां हम शिवाजी की कहानी पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, और दूसरा यहाँ पे रहेंगे क्या, पेशवा। पेशवा में हम बात करेंगे बालाजी बाजीराव, माधवराव। ठीक है, एक से एक जो रहेंगे उनकी बात यहां पे हम करेंगे। लेकिन जरा एक बात समझना, इसी दौरान यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई है कि मुगल और मराठे दोनों एक साथ में ही क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब मेरी बात सुन लो, इसी दौरान औरंगजेब क्या करेगा, जबरदस्ती धर्मांतरण करवाएगा। औरंगजेब के ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है कि औरंगजेब ने जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया, धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, इस चक्कर में मुगलों की बिगड़ जाएगी, किससे, मराठों से। मुगलों की मराठों से बिगड़ जाएगी। ठीक है, और धर्म को बचाने के लिए मराठी भी प्रयास करेंगे, और इसके साथ साथ में धर्म को बचाने के लिए इसी दौरान कुछ सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी होंगे। इस दौरान कुछ सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी होंगे। सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन होंगे उनमें से एक होगा ब्रह्म समाज की स्थापना होगी। ठीक है, दूसरा आर्य समाज की स्थापना होगी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना होगी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी यहां पे स्थापना की जाएगी। क्या के लिए, धर्म का, ठीक है, लोगों को समझाने के लिए कि भैया धर्म क्या है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसा किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब जरा बात समझते हैं, इसी दौरान जिस टाइम पे आपने मुगल वंश चल रहा है और जहांगीर का जब शासन चलेगा, मुगलों में जब जहांगीर का शासन चलेगा, इसी दौरान भारत में एंट्री हो जाएगी अंग्रेजों की। कब? 1606 में। ठीक है, जहांगीर का शासन जब रहेगा मुगलों में, इसी दौरान अंग्रेजों की यहां पे एंट्री हो जाएगी भारत में 1606 में। ठीक है, 1606 से लेकर के लगभग 150 साल, लगभग 1750 तक ये लोग यहां पे चुपचाप से रहेंगे और अपनी छोटी छोटी अलग अलग जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां लगवाएंगे और व्यापार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो औकात है वो भैया बढ़ जाएगी। ठीक है, ये अपने आप को धुरंधर समझने लगेंगे और भारतीयों को बेवकूफ समझने लगेंगे। ठीक है, और इसके चलते अब क्या होगा, अंग्रेज लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब भारत पे जो अभी तक व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, अब ये भारत पे राज करना चाहेंगे। ठीक है, इसी के चक्कर में अंग्रेज क्या करेंगे, सबसे पहले 1757 में भारत में भारतीयों के खिलाफ पहला युद्ध लड़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे द बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध को अंग्रेज दुप्पल से जीत जाएंगे, दुप्पल धोखे से जीतेंगे। यहां पे कुछ लोगों को खरीद लेंगे। ठीक है, नाम आपने सुना होगा मीर कासिम वगैरह करके, कुछ लोगों को खरीद लेंगे और प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतेंगे। लेकिन इसी कुछ साल के बाद, यानी कि इसके लगभग 7 साल के बाद दूसरा युद्ध होगा जिसे हम बोलेंगे बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज अपनी वीरता दिखाएंगे, अंग्रेज अपनी कूटनीति दिखाएंगे और इस युद्ध को अंग्रेज जीत जाएंगे। 1764 में बक्सर जीतने के साथ ही 1757 में प्लासी जीता, 1764 में बक्सर जीता। प्लासी और बक्सर जीतने के साथ में ही अंग्रेज लोग पूर्वी भारत पे अपना अधिकार स्थापित कर देंगे।
यानी कि पूरी भारत को ये गुलाम बना लेंगे, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जब भारत पे पूरब पे इनका अधिकार हो जाएगा तब इनकी नजर पड़ेगी। अब एक साइड तो आ गया, अब ये तीन हिस्से और बचे हैं, एक कौन सा, उत्तर है, पश्चिम है और दक्षिण है। ठीक है, पूरब में जब ये जीत जाएंगे तब देखेंगे आप कमजोर कौन से एरिया है भैया, क्या मराठी कमजोर है? नहीं, मराठी तो भयंकर है, तो यहां हाथ नहीं लगाएंगे। ऊपर क्या सिख कमजोर है? नहीं भैया, इधर भी हम हाथ में, कमजोर कौन सा एरिया है? दक्षिण का एरिया। दक्षिण का एरिया कमजोर क्यों है? क्योंकि ये रहे मराठा और ये रहा कौन सा पे, दक्षिण का एरिया कर्नाटक का, जिसे मैसूर हम बोलते थे। ठीक है, दक्षिण वाला जो एरिया था यहां पे मुसलमानों का शासन था। ठीक है, इसमें यहां पे मैसूर में मुख्य रूप से दो लोगों का यहां पे शासन रहा है, एक रहा हैदर अली, दूसरा टीपू सुल्तान। हैदर और टीपू जैसे लोग यहां पर रहेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर रहेंगे मराठा। ठीक है, तो इन लोगों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा, जिस वजह से ये वाला हिस्सा, मराठी तो अपना बहुत मजबूत है, लेकिन ये वाला हिस्सा अंग्रेजों को कमजोर नजर आएगा। तो पूरब में अधिकार करने के बाद अंग्रेज लोग क्या करेंगे, दक्षिण में अधिकार करना चाहेंगे, और यहां पे एरिया कौन सा है, मैसूर का एरिया, कर्नाटक का। इसको जीतने के लिए अंग्रेजों को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी, और यहां पे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े जाएंगे। आंग्ल बोले तो अंग्रेज, मैसूर बोले तो मैसूर वाले। मैसूर बोले तो कौन, यहां पे हैदर अली 2 युद्ध लड़ेगा, और 2 युद्ध लड़ेगा यहां पे कौन, टीपू सुल्तान। ठीक है, 4 युद्धों में अंग्रेजों की जीत होगी, और इसी आंग्ल मैसूर युद्ध में जीत के साथ में ही अंग्रेज दक्षिण भारत पे अधिकार कर लेंगे। दक्षिण में और पूरब में अधिकार होने के बाद अब अंग्रेजों की नजर पड़ेगी कहां पे, पश्चिम में। पश्चिम में कौन है, मराठा। ठीक है, मराठा यहां पे पश्चिम में है, ध्यान रखना। तो 3 यहां पे अधिकार करने के लिए भी अंग्रेजों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि मराठा क्या है, शक्तिशाली है। इसलिए आंग्ल मराठा 3 युद्ध लड़े जाएंगे। 3 युद्धों में मराठा भी अपना अपनी शक्ति दिखाएंगे, और अंग्रेज भी अपनी शक्ति दिखाएंगे। अंत में अंग्रेज जीतेंगे, और पूरे पश्चिमी भारत पे भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। एरिया बचे कौन सा, उत्तर का, जहां पे है सिख। ठीक है, सिख शक्ति नहीं, पंजाब वाला एरिया सिख शक्ति है। इसको जीतने के लिए अंग्रेजों को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। यहां पे 2 युद्ध लड़े जाएंगे, और उत्तर भारत पे भी आंग्ल सिख युद्ध जो 2 लड़े जाएंगे, उसके साथ में ही उत्तर भारत में भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल युद्ध कितने हो गए, कितना पे, 2 युद्ध ये है, 4 ये है, 6 हो गए, 6 3 9 और 2 11, कुल 11 युद्धों के माध्यम से भारत गुलाम कर दिया जाएगा। कुल 11 युद्धों के माध्यम से भारत गुलाम कर दिया जाएगा। भारत को गुलाम करने की शुरुआत कब हुई, 1757 में, जब भारत में पहली बार भारत के खिलाफ युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस युद्ध में जीत के साथ में ही, प्लासी के युद्ध में जीत के साथ में ही, भारत में अंग्रेजों की चलेंगी शोषणकारी नीतियां। ठीक है, जिस तरह से हो सके, जैसे भी हो सके भैया, भारत को लूटो, भारत को धन है उसको ब्रिटेन पहुंचा दो, ये इनकी पॉलिसी रहेगी। ठीक है, जब इनका शोषण एक हद तक बढ़ जाएगा, ये शोषण चलेगा 100 साल। 100 साल ये शोषण चलेगा। 1757 के बाद जब शोषण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भारतीयों, ठीक है, तब भारतीयों में राष्ट्रवाद का संचार होगा, और भारतीय अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेंगे। और इसके ठीक 100 साल बाद 1857 में लड़ी जाएगी भारत में पहली क्रांति, जिसे हम बोलेंगे क्या, 1817 की क्रांति। हालांकि इस क्रांति में राष्ट्रवाद का कमी हमें यहां पे जरूर दिखती है, यही इसका क्या रहा है, ड्रॉबैक रहा, इसीलिए फेल भी रही थी। ठीक है, चले तो 1857 में पहली क्रांति ली जाएगी। इसके कुछ साल बाद शोषण चल रहा है। इसके कुछ साल बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब आगे का काम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी कि किस तरह से अंग्रेजों में पीछा छुड़ाना है, कैसे क्या करना है, ये सब काम यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे तय करेगी। ध्यान रखना। ठीक है, अब 1885 में इसकी स्थापना हो जाएगी। दरअसल 1905 में
लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। बंगाल के दो टुकड़े सांप्रदायिक आधार पर कर दिए जाएंगे। यानी कि जब 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो कांग्रेस क्या करेंगे, भारत में एकता को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक है, इसके चक्कर में लॉर्ड कर्जन क्या करेगा, देश के दो टुकड़े कर देगा, मतलब बंगाल का जो एरिया है इसके दो टुकड़े कर देगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा पूर्वी बंगाल, एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया? ठीक है, इधर समझना बात को। तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब बंगाल विभाजन कर दिया गया सांप्रदायिक आधार पे, तो एक साइड पर कांग्रेस थी। ठीक है, जो पूर्वी बंगाल था इसे मुस्लिम बाहुल्य कर दिया जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल को हिंदू बाहुल्य कर दिया जाएगा। काहे के लिए? ताकि एकता में फूट डाली जा सके। और इसका परिणाम में देखने को मिलेगा अगले ही साल 1906 में, 1905 में विभाजन हुआ, 1906 में पूर्वी बंगाल में भी एक और पार्टी बनेगी जिसे हम बोलेंगे मुस्लिम लीग। ठीक हो गया, जिसे मुस्लिम लीग। अब मुझे चलो, जब मुस्लिम लीग की स्थापना इधर हो जाएगी, जब पूर्वी भाग में मुस्लिम लीग चली, पश्चिम में कौन ही? इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब पूर्वी भाग में मुस्लिम लीग हो गई तब कांग्रेस में भी दो विचारधारा आ जाएंगी। कुछ कांग्रेसी बोलेंगे कि अंग्रेजों ने भी ये उल्टा काम कर दिया बंगाल का विभाजन करके। ठीक है, और कुछ बोलेंगे कि भाई चलो जो अंग्रेज बोल रहे थे ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब कांग्रेस में यहां पे दो बातें आ जाएंगी, दो मत आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये मत जो मतभेद है अंग्रेजों में वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कांग्रेस में कि अगले साल 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा सा और डिटेल से करेंगे इसको बाद में जाकर के। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है, अभी तो मैं आपको सिर्फ फ्रेम आपको समझा रहा हूं। ठीक है, क्या भाई कांग्रेस का यहाँ पे विभाजन हो जाएगा 1907 के अंदर। ठीक है, फिर बाद में लोग को अकल आएगी यार कि अंग्रेजों ने तो इतनी भयंकर चाल 1905 में चली है और 6 में हमने मुस्लिम लीग बना दी। ठीक है, और 7 में हमने कांग्रेस भी तोड़ दी। अब भाई जो अंग्रेज चाह रहे थे फूट डालना वो तो अंग्रेजों ने कर दिया है, इसलिए हम अपना और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? सबसे पहले जो कांग्रेस में दो धड़े बन गए हैं, इसको एक करना पड़ेगा। तो इसके चलते 1916 में लखनऊ के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा। अधिवेशन बोले तो क्या होगा, एक मीटिंग होगी भैया। ठीक है, देखो भाई ऐसा है, हमको अंग्रेजों से पीछे छुड़ाना है, आपस में लड़ेंगे तो कैसे होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, हमें अंग्रेजों पीछे उड़ा देते हैं। तो इसके चलते 1916 में कांग्रेस के अंदर क्या होगा, लखनऊ के अंदर एक अधिवेशन होगा जिसे हम लखनऊ समझौता कहेंगे। उस समझौते में कांग्रेस के दो टुकड़े हो रखे हैं वो एक हो जाएंगे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी दोनों मिलकर के, ठीक है, अंग्रेजों का सामना करने का प्रयास करेगा। ठीक है, 1916 में जब ये लोग एक हो जाएंगे तब ये कहेंगे अब तो हम एक हो गए भैया, अब हम अंग्रेजों की स्वीडन जो अंग्रेजों ने हमको गुलाम कर रखा है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस शोषण को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या चाहिए? हमें चाहिए होम रूल, हमें चाहिए क्या, गृह शासन, हमें चाहिए स्वशासन, उसकी बात करेंगे। और 1916 में ही एक आंदोलन चलेगा जिसे हम बोलेंगे होम रूल आंदोलन, जिसे हम क्या बोलेंगे, होम रूल आंदोलन बोलेंगे। ठीक है, इसी दौरान क्या होगा, जब अंग्रेज देखेंगे भैया अरे भैया ये तो सब एक हो गए, ये तो हिंदू मुसलमान, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सारे एक हो गए हैं, राष्ट्रवाद की भावना इनमें आ गई है, तो शोषण को और बढ़ाएंगे और मारना शुरू करेंगे भारतीयों को। और 1919 में एक बड़ा कांड होगा जिसे हम बोलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर भारत के हजारों लोग मारे जाएंगे। ठीक है, इसके विरोध में 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा तब भारतीयों में राष्ट्रवाद, ठीक है, एक चढ़ेगा और अब देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। इसी बीच में गांधी जी की एंट्री हो जाएगी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी बोल देंगे देखो भैया ऐसा है, अंग्रेजों का साथ हमें किसी भी तरह से नहीं देना है, अंग्रेजी सामान नहीं खरीदना है, अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाना है, अंग्रेजी घड़ी नहीं पहननी है, अंग्रेजी कुर्ता नहीं पहनना, अंग्रेजी जींस नहीं पहननी है, और भैया सब कुछ मना कर देंगे। ठीक है, इस आंदोलन को हम बोलेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, किसी भी तरह से हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे उनके कामकाज में। ठीक है, तो 1920 में असहयोग आंदोलन चल जाएगा।
ठीक है। और गांधी जी बड़े फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इसी दौरान चंपारण भी हो जाएगा, खेड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा सा 1917-18 में, ठीक है। और गांधी जी बहुत फॉर्म में चलेंगे और 1930, ठीक है, 1920 में सिर्फ चलेगा, 1930 में गांधी दांडी यात्रा कर देंगे, ठीक है। 31 में गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाएंगे, जहां पे अंग्रेज एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि भारतीयों को बहलाया जाए, फुसलाया जाए, लेकिन अब बहलने फुसलने वाले नहीं है। 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे 31-32 में, लेकिन अंग्रेजों की भैया दाल नहीं गलने वाली है, ठीक है। अंग्रेजों की दाल अब नहीं गलेगी, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन कोशिश की जाएगी, लेकिन दाल नहीं गलेगी, ठीक है। क्लियर कर गया? कब कर रहे थे? 30-31 की, ठीक है। और इसी दौरान 1932 में क्या पूना पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूना पैक्ट हो जाएगा। क्यों होगा भैया पूना पैक्ट 1932 में? क्योंकि 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 3, उनमें से दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, उस गोलमेज सम्मेलन में बात बिगड़ जाएगी भैया भारतीयों के अंदर ही। क्या बात बिगड़ेगी? एक साइड होंगे गांधी जी जो केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, वो कौन सा होगा? दूसरा होगा। और दूसरे साइड होंगे अंबेडकर जी। अंबेडकर जी बोलेंगे कि दलितों को भी भारत में पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए, जैसे 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार एक्ट आया, अंग्रेज जो लेके आए, उसके तहत मुसलमानों को जैसे तुमने पृथक आरक्षण यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, पृथक, ठीक है, निर्वाचन दे रखा है, वैसे ही दलितों को भी मिलना चाहिए। लेकिन गांधी जी मना करेंगे। गांधी जी कहेंगे भैया देखो ऐसा है, देखो जो दलित है वो तो हिंदू है, उन्हें अलग से निर्वाचन नहीं दिया जाएगा। इसी बात पे बिगड़ जाएगी और गांधी जी जेल के अंदर भैया होंगे इस टाइम पे। देखो सहयोग भी चल रहा है ना, ठीक है, जेल के अंदर होंगे, वही टेंशन में बैठ जाएंगे। तब लोग अंबेडकर जी को समझाएंगे, देखो भैया गांधी जी बुढ़ो आदमी है, बेचारे जेल के अंदर ही कहीं मर मुरा न जाए, तो भैया इसलिए क्या कर दो, समझा लो, थोड़ी सी उनकी बात भी मान लो, ठीक है। तो भैया क्या होगा, अंबेडकर जी जेल में पहुंचेंगे और दोनों के बीच में एक समझौता होगा, कहां? पुणे के अंदर, जिसे हम बोलेंगे पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट, या फिर हम बोलेंगे इसे गांधी अंबेडकर समझौता। क्लियर है? इसमें बात होगी तो गांधी जी की भी बात रखी जाएगी, अंबेडकर जी की बात रखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें गांधी बोलेंगे, ठीक है, बात ये होगी कि भाई देखो पृथक निर्वाचन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन सामान्य निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो समझौता होगा इसे हम बोलेंगे पूना पैक्ट, ठीक है, जो 1932 में करा दिया जाएगा, ठीक है। इसी दौरान थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम, तो 1942 में चल जाएगा भैया। तो देखो इसी में थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम, 32 का 39 आएगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा और द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो जाएगा तो जर्मनी का हिटलर जो भयंकर तानाशाह रहेगा, वो बेटा ब्रिटेनों को बहुत मारेगा, ठीक है, अंग्रेजों को बहुत मारेगा। कौन? जर्मनी का तानाशाह कौन? यहाँ पे हिटलर, ठीक है, हिटलर बहुत मारेगा। जब उधर से हिटलर बहुत मारेगा तब यहां से भारतीयों का कल आएगी, अच्छा उधर से भैया हिटलर बहुत मार रहा है, तो अब हमने भी, अगर उधर से हिटलर मार रहे हैं इनको, इधर से अगर हम मारते हैं तो भाई ये तो हमें छोड़ करके चले जाएंगे, सब मारेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से उधर से द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति वैसी खस्ता है, हिटलर ने बहुत मार रखा है, इधर से अब भारतीय परेशान करेंगे और यहां से क्या होगा, एक आंदोलन चल जाएगा जिसे हम बोलेंगे क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यहां पे चल जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ने की कंडीशन में इस टाइम पे अंग्रेज है क्या? नहीं है। 39 में तो छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि आप हमारा साथ दो, कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने बहुत मार रखा है, चलो चल के मारते हैं उसको, ठीक है। ऐसे किससे बोलेंगे? भारतीय से बोलेंगे, ठीक है। भारतीय बोलेंगे कद्दू हम नहीं आ रहे भैया, हम काहे को आएंगे, आज तक तुमने हमको मारा, अब तो तुम्हें मार रहा है, तो भैया बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, हम तो बहुत खुश है। भारतीय भैया साथ नहीं देंगे किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में। किसका? अंग्रेजों का। जब साथ नहीं देंगे तो भैया अंग्रेज तो वैसे ही परेशान है, अंग्रेजों को समझ में आ जाएगा कि भाई देखो अब भारतीय जो है बहुत जागरूक हो चुके हैं, अब भारतीयों की मर्जी के बिना भारत में शासन नहीं किया जा सकता है, इसलिए भैया देखो हम तो वैसे भी अब कंगाल हो ही चुके हैं, ठीक है। जहां पे 1942 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम था, इस टाइम तक अंग्रेज यानी ब्रिटेन एक महाशक्ति था, अब यहां ब्रिटेन महाशक्ति तो छोड़ी दो, भूल जाओ महाशक्ति हो, ये ब्रिटेन अब केवल एक शक्ति रह जाएगा और ब्रिटेन की जगह को ओवरटेक कर देगा कौन? अमेरिका कर देगा और यूएसएसआर कर देगा, कर दे। मतलब ब्रिटेन जो है, जो अंग्रेज है, वो अब एक शक्ति केवल नाम मात्र का रह जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं है अब
अपने बल पे भारत जैसे बड़े राष्ट्र में ये राज कर चुके। समझ में आ जाएगा भारत को क्या करना पड़ेगा, हमें आजादी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और भी कुछ और काम भी होगा। इसी दौरान क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी की जगह पे लेबर पार्टी आ जाएगी। कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्रधानमंत्री होगा विंस्टन चर्चिल, वो भैया हार जाएगा और नया प्रधानमंत्री आ जाएगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो ठीक है, मतलब सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा और क्लीमेंट एटली जो रहेगा फिर भैया वो कहेगा चलो ठीक है भैया, अब जो भी हो रहा है तो इस पर हम डिस्कशन बाद में आराम से कर लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्लीमेंट एटली की सरकार आएगी। आप मेरी बातों को सिंपल समझते हैं, जब ब्रिटेन में दो सरकार थी, एक कौन सा कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी में कौन है, विंस्टन चर्चिल, जो भारत ठीक है, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे उनका विरोधी था। दूसरा था कौन है, क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी की सरकार। तो सिंपल सी बात यह है, देखो किसी देश में जो दो पार्टियां होती है, एक पार्टी कितना भी अच्छा कर ले दूसरा पार्टी उसको बुराई करेगी। जैसे भारत के अंदर मोदी कितना भी अच्छा कर ले और भैया कांग्रेस पार्टी उसको बुराई करेगी। वैसे ही ब्रिटेन में जब कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी तो जब उन्होंने भारत को गुलाम कर रखा था तब लेबर पार्टी एटली क्या बोलता, अब भैया इसने गलत कर रखा है। लेकिन अब क्या हो गया, 1942 में सत्ता परिवर्तित हो गई। ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार आ गई। अब सरकार आ गई तो लोग पूछेंगे ना, तुम तो बोल रहे थे इसने गलत कर रखा है, किसने, विंस्टन चर्चिल ने, अब तुम पार्टी में आ गए तो भैया चेंज करो कि नहीं करो, सत्ता हटाओ भारत से। अब बहुत बढ़िया, ये भी मजबूरी रहेगी। इस वजह से क्या होगा, 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन किया जाएगा, काय के लिए, भारत को हम भैया क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इस उद्देश्य से यहाँ पे कैबिनेट मिशन यहाँ पे गठित किया जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आएगा। भारत में बहुत बवाल चल रहा होगा, ठीक है, कि एक साइड से लीग बोल रही होगी कि भाई देखो हमें ये नहीं चाहिए कि ऊपर से अंग्रेज है नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो भैया अब देखो भारत में नहीं रहना है, हमें क्या चाहिए, पृथक राष्ट्र चाहिए, हमें क्या चाहिए, पृथक राष्ट्र चाहिए, ऐसा लीग बोलेगी। और गांधी जी बोलेंगे नहीं भैया, अगर भारत को तोड़ा तो भैया तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा, ऐसा बोल देंगे गांधी जी। बड़ी टेंशन हो जाएगी, तब जाकर के एक टैलेंटेड आदमी को ब्रिटेन से यहां भेजा जाएगा जिसका नाम होगा भैया माउंटबेटन। माउंटबेटन उसका नाम होगा। और भैया अपना दिमाग लगाएगा, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि भारत का कोई और हल ही नहीं है, एक ही हल है, वो है विभाजन। विभाजन, विभाजन, केवल एक ही हल है इसका, ठीक है। और इसके चलते क्या होगा, फाइनली 1946 में ये सब काम होगा, ठीक है। और 1946 में ही ठीक है घोषणा हो जाएगी। और 1947 में देश आजाद हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बन जाएंगे, ठीक हो गया, ठीक है। और हमारा सरकार, हमारा जो शासन है वो फिर आए को चलने लग जाएगा। और भैया 1947 के बाद आज हम पहुंच गए कहां पे, 2021 के अंदर बात कर रहे हैं, जहां पे मोदी जी की सरकार आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, किसके लिए, जीएस के लिए, हिस्ट्री का, ठीक है। एक एक करके आप पढ़ के चलेंगे, बहुत गहराई में नहीं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है, आपको ओवरव्यू जो है वो समझ में आ गया होगा कि हमें क्या हमारी अप्रोच रहेगी और किस तरह से हम आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप स्टार्ट करके चलेंगे एक एक करके। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे और हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए हमारी वेबसाइट devkiasacademy.com पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए उसके लिए आप यहाँ पे मैसेज करेंगे, एंट्री कोर्स नेम सेंड करेंगे 9758803949 पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।